Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous part, हम लोगों ने कैरो 2020 स्टार्ट किया जिसमें कैरो की एप्लीकेबिलिटी को लेकर प्लस कुछ क्लॉजेस हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इवन सर क्लॉजेस के अंदर सब क्लॉजेस भी गिवन थे, तो आपने डिटेल में वन बाय वन सारे वर्ड्स क्या किए, डिस्कस किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट्स की रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट जितने भी क्लॉजेस आप लोगों के पेंडिंग हैं, तो कैरो 2020 आज लोग हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरो की एप्लीकेबिलिटी जो आप लोगों ने रीड आउट करी, क्या लिखा गया सर? कैरो इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, जो क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइंड। फिर एक्सक्लूडिंग पर्टिकुलरली 6 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए गए एंड उन 6 पॉइंट्स में, या 5 कह लीजिए, 6 कह लीजिए, बात एक। क्लियर? सबसे पहले तो वेरी सिंपल केस में कौन कौन आया जिनके ऊपर कैरो एप्लीकेबल नहीं है। मैं एक रिवाइज करवा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। Number one is banking company. Number two is insurance company. Number three, company registered under section 8. And number four, one person company and small company. One person company clause 62 of section 2 and small company clause 85 of section 2. क्लियर? जो उनके मुताबिक क्या है, रजिस्टर्ड है, स्मॉल कंपनी है, और लेटेस्ट स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, 440, जिसकी पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो है शेयर कैपिटल, वो 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करती एंड टर्नओवर कितनी, 40 करोड़, जो कि इफेक्टिव 15 सितंबर 22 से ये नॉर्मली नोटिफिकेशन के बाद स्मॉल कंपनी को क्या कर दिया गया, एड ऑन कर दिया गया कि आज के बाद स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ये है। और आप समझो, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जितनी बढ़ती जाएगी उतनी मैक्सिमम कंपनीज इसमें क्या होती जाएंगी, कवर। क्योंकि सर ये बहुत बड़ा स्केल है, 4 करोड़ की कैपिटल और 40 करोड़ की टर्नओवर होना। नॉर्मली बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज तो इसके अंदर ही क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। बट सर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आपने एक चीज पढ़ी थी कि स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। क्लियर? एंड कौन स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता? कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी एंड कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो सेटअप अंडर स्पेशल एक्ट। क्लियर? तो वो कभी भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आ सकती। देन द मेन टॉपिक इज, मेन एप्लीकेबिलिटी में जो पॉइंट आया कि सर क्या प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर काफी पूछे जाएंगे, पर्टिकुलरली कि एप्लीकेबिलिटी बताइए प्राइवेट कंपनी के ऊपर कैरो की एप्लीकेबिलिटी क्या रही। तो हम लोगों ने वहां पे जो रीड आउट किया, सबसे पहले हमने कहा जी एक प्राइम कंडीशन है, फिर 3 कंडीशन। कि पहले तो सर आप कौन सी प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हो, कहीं वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी तो नहीं? क्योंकि अगर वो किसी किसी पब्लिक कंपनी की क्या निकली, होल्डिंग या सब्सिडी निकली, देन आगे वाली कंडीशंस तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कैरो आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल। क्लियर? बट सर अगर लेट इट बी वो आपकी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडी नहीं है, देन मैंने आपको ट्रिप्लीकेट कंडीशंस बताई 3। पहला पहला जो कि पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस था। नंबर टू था बोरिंग्स। नंबर 3 था टोटल रेवेन्यू। अब कितना, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 करोड़। क्लियर? तो पेड अप शेयर कैपिटल नॉट इक्विटी, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, नॉट फ्री रिजर्व्स, नॉट फ्री रिजर्व्स। क्लियर? वहां पे आपने डेफिनेशन कल पढ़ी, मेरे कहने के मुताबिक जो आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल जाता है, सारा का सारा उठा के प्लस कर दो, और ये टोटल आपका 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ही अल्टीमेट आप एलिजिबल होंगे। नंबर 2 प्लस साथ में आपकी जो टोटल बोरिंग्स, और आपने कहा था कि टोटल बोरिंग्स कोई अलग अलग नाम से भी होती हैं। क्लियर? तो वट एवर बी द टोटल बोरिंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1। एंड थर्ड था जी टोटल रेवेन्यू, इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इंक्लूडिंग अदर इनकम। बिकॉज मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं, मैंने वर्ड क्या यूज किया, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आपका 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए।
क्या लॉजिक समझा करो कि थ्रेशोल्ड क्यों दी जा रही है अल्टीमेटली, कि मैं आपको ज्यादा कवर करना चाहता हूं या नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अल्टीमेट हर कंपनी के ऊपर कैरो जल्दी जल्दी एप्लीकेबल हो जाए, तो मैंने लिमिट्स इसीलिए क्या रखी हुई है, डाउन। अब 1 करोड़, 1 करोड़ क्या लिमिट्स है, कुछ भी नहीं। कंपनीज के स्केल पे क्या अल्टीमेट 1 करोड़ की लिमिट है, और तुमने वर्ड लगा दिया बीच में एंड, कोई ना कोई तो ब्रीच करेगा। चलो मानना पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ना भी हो, बोरोइंग्स बंदे की 2 करोड़ है, सीसी लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, पता नहीं किस किस नाम से, टर्म लोन एंड ऑल सब कुछ चल रहा है जी। 1 करोड़ एक्सीड हुआ नहीं, मतलब तीनों में से कोई एक कंडीशन ब्रीच हुई नहीं, आपके ऊपर कैरो की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर एंड वर्ड क्या चीज, अब मैं वही कह रहा हूं, तीनों में से कोई एक ब्रीच हुई नहीं, ब्रीच वर्ड बोला ना मैंने, तीनों में से कोई एक कंडीशन आपने ब्रीच करी नहीं, आपके ऊपर कैरो एप्लीकेबल हुआ नहीं। हाँ, तीनों सेटिस्फाई करवा दी, फिर एग्जाम्पशन, फिर एग्जाम्पशन है, फिर प्राइवेट कंपनी के ऊपर कैरो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जो कल आप पॉइंट पूछ रहे थे कि सर अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सी है, थ्रेशोल्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने पहली वर्ड क्या बोल दिया कि नॉट बीइंग, क्या होनी चाहिए थी वो, किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सी नहीं होनी चाहिए थी, वो तो है, या फिर वो लिस्टेड है जी। इवन सर लिस्टेड छोड़ो, अनलिस्टेड है तो भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहां पे तो वर्ड क्या लिखा गया, एवरी कंपनी, माफी सिर्फ किसको है, प्राइवेट को। तो अनलिस्टेड कौन है, पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनीज पे तो शुरू से ही ये बेसिकली एप्लीकेबल है, लिस्टेड तो वर्ड भी छोड़ो, पब्लिक कोई भी हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, दोनों पे एप्लीकेबल है। आफ्टर दैट हमने सर डिस्कस किए कुछ पैराग्राफ्स इन बिटवीन, तो चलो आप ये पढ़ चुके होंगे कि ये अपने आप में एडिशनल रिपोर्टिंग है, सीएफएस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती, एक्सेप्ट पैरा जो 3 में क्लॉज नंबर 21 है, जिसमें क्वालिफिकेशन या कोई एडवर्ड्स रिमार्क के बारे में आपको बताना होता है, जो आज आप पढ़ेंगे, तो सिर्फ एक्सेप्शन वो है। अदरवाइज पैरा 3 और 4 स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे कैरो को बनाया जाएगा, और कैरो अपने आप में क्या है, एक एडिशनल रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, आफ्टर दैट हमने जो मैटर्स इंक्लूड करे, सबसे पहला हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नंबर 2 हेड इन्वेंटरीज, क्लियर, एंड आफ्टर दैट नंबर 3 हमने छोड़ा, नंबर 4 कंप्लायंस विद सेक्शन 185 एंड 186, number 5 deposits 73 to 76, number 6 cost records as per section 148, and number 7 statutory dues, disputed undisputed, जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े। क्लियर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आपने 5 पॉइंट्स पढ़े जी, 5 के जो नॉर्मल हेड अपने लिए, नंबर 1 इज प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद रिगार्ड टू द टेंजिबल एसेट्स, विद रिगार्ड टू इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल के केस में फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स, क्लियर, एंड सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्लियर। नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट्स के फुल पर्टिकुलर्स। नंबर 2 पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन एट द रेगुलर इंटरवल्स बाय द मैनेजर, एंड कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी इफ मिली, उसको बुक्स में प्रॉपर डील किया गया या नहीं, क्लियर। नंबर 3 कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एसेट ऑन लीज को छोड़ते हुए, एसेट ऑन लीज को छोड़ते हुए चेकआउट करिए जो डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या वो कंपनी के नाम पे है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो मुझे नीचे दिए गए फॉर्मेट में आप क्या करिए, प्रेस्क्राइब करिए। क्या, नंबर 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्लियर, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हेल्ड इन द नेम ऑफ, वो क्या लगता है, क्लियर, कब से है एंड उसका रीजन, आप इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, मुझे रिपोर्टिंग प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 अबाउट द रीवैल्यूएशन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, 10% से ज्यादा उसके बारे में अगर, क्लियर। एंड लास्ट इज बेनामी ट्रांजैक्शन में अगर आपके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन एंड ऑल अगर गोइंग ऑन, क्लियर। आफ्टर दैट इन्वेंट्रीज को लेकर पहला पॉइंट सर फिजिकल वेरिफिकेशन एट द रेगुलर इंटरवल्स, एंड कवरेज एंड द प्रोसीजर जो भी लगाया वो अपने आप में अप्रोप्रिएट, एंड आपको 10% से ज्यादा अगर चेंजेस मिली होंगी तो उसका बुक्स में ट्रीट। नंबर 2 दैट इज स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट किस केस में, क्या एंटिटी को, क्या कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर कभी 5 करोड़ से ज्यादा कोई डिसबर्समेंट या सैंक्शन हुई है वर्किंग कैपिटल, अगर हुई है तो क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट्स गिवन बाय द company to the banks or the financial institutions are in agreement with the books of accounts or not,
इफ नॉट तो वहां पे उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड। क्लियर? चलिए, ये तो मेन दो ही थे अपने, अदरवाइज बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे। एक स्पेशली जो स्टैट्यूटरी ड्यूज का बार बार पूछ रहे हैं, पहली बात तो स्टैट्यूटरी ड्यूज में दो पॉइंट थे सर। पहली बात तो स्टैट्यूटरी ड्यूज मींस जो लॉ के मुताबिक पे हो जाने चाहिए थे रिस्पेक्टिव ड्यू डेट से पहले पहले, आपने जमा नहीं करवाए। बट उसके कारण मैं आपसे पूछूंगा, एक तो होता है जी वो कोई डिस्प्यूटेड है, मैं फिर भी मानू, बट एक पॉइंट पड़ा था, मियर रिप्रेजेंटेशन टू द डिपार्टमेंट करना वो अपने आप में कोई डिस्प्यूट नहीं होता। क्लियर? सो बेसिकली आपका अगर तो डिस्प्यूटेड है जी कि आपने जो अमाउंट है वो क्यों नहीं पे करी, बिकॉज आपका डिस्प्यूट चल रहा था पर्टिकुलर उस अथॉरिटी के साथ, तो ठीक है जी, आपकी अमाउंट इन्वॉल्व बताइए। और फॉर्म मींस कहाँ पे ये डिस्प्यूट आपका गोइंग ऑन है, उसके बारे में डिटेल्स हमें क्या करिए, प्रोवाइड। क्लियर? और अगर अनडिस्प्यूटेड है और फिर भी तुम जमा नहीं करवा रहे, क्लियर, तो अल्टीमेटली डेट ऑन एफएस को जितने भी तुम लोगों के ये पेबल आ रहे हैं जो कि मोर देन 6 मंथ से पेबल है, फ्रॉम द डेट दे आर बिकम पेबल, वहां से अगर 6 महीने से ज्यादा हो चुके तो अल्टीमेट उनके बारे में पर्टिकुलर रिपोर्ट हमें क्या करिए, प्रोवाइड। क्लियर? अदरवाइज इन बिटवीन तो सिंपल था, 185 एंड 186 क्या था, लोन्स, गारंटीज, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज गिवन बाय द कंपनी, दैट इज कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। डिपॉजिट्स का वेरी क्लियर था कि जो भी आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हैं, रिन्यूअल्स हैं, तो क्या आपने आरबीआई की डायरेक्शंस, सेक्शंस का कंप्लायंस, एक्ट का कंप्लायंस, रूल्स का व्हाटएवर, क्या आपने प्रॉपर डायरेक्शंस को फॉलो किया। एंड अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर, किसका, सीएलबी का, एनसीएलटी का, कोर्ट का, या किसी भी आरबीआई का कोई आपके अगेंस्ट अगर ऑर्डर निकला होगा, क्या आपने ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई किया, दैट इज द पॉइंट। क्लियर? चलिए अब आते हैं जी नंबर थर्ड, मेन पॉइंट जो कल हम लोगों ने एक बार के लिए छोड़ा था, दैट इज ऑल अबाउट ये अब वर्ड क्या है जी कि सर लोन्स, एडवांसेस, गारंटीज एंड ऑल, इसके रिगार्डिंग पर ये चेकआउट करेंगे कि कंपनी दे रही है या ले रही है, क्योंकि आपको ये दो पॉइंट्स मिलेंगे जी। एक तो नंबर थर्ड पॉइंट, एक नेक्स्ट ऑन पेज पे आइए, नेक्स्ट ऑन पेज पे दोबारा फिर आपको एक वर्ड मिलेगा जी यहाँ पे, ये वाला इसके नीचे ही है सर, ये 9th नंबर पॉइंट। 9th नंबर पॉइंट चेक करिए, ये भी आपका किसके ऊपर है, लोन्स और बोरिंग्स। बट हम लोग क्लैरिटी लेकर चलेंगे, अलग अलग करके चलेंगे कि थर्ड क्लॉज कब एप्लीकेबल होगा एंड 9th वाला कब एप्लीकेबल। क्लियर? चलिए पहले थर्ड वाला क्लॉज पढ़ते हैं जी। यस प्लीज। वेदर ड्यूरिंग द ईयर, यस प्लीज, the company has made investments in, provided any guarantee or security of, granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, फर्म्स, एलएलपीज और एनी अदर पार्टीज। पहली बात एक चीज बता, हम लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी ले रहे हैं या दे रहे हैं, दे रहे हैं। क्लियर? हमारी कंपनी ने, जिस कंपनी की तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो, हमारी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है या प्रोवाइडेड एनी गारंटी, सिक्योरिटी या ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, किसको दिए, टू द कंपनीज, फर्म्स, एलएलपीज और एनी अदर पार्टीज। अगर ऐसा कोई सिनारियो हुआ है, पहले तो मैंने पूछा वेदर ड्यूरिंग द ईयर, कि कंपनी ने क्या ऐसा कोई लोन, इन्वेस्टमेंट, कोई गारंटी, सिक्योरिटी क्या कोई प्रोवाइड करी है, अगर करी है, इफ सो पॉइंट नंबर 1, यस प्लीज, वेदर ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जी, the company has provided loans or provided advances in the nature of loans or stood guarantee or provided security to any other entity not applicable to companies whose principal business is to give, क्या लिखा हुआ है, loans। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लाइक बैंकिंग, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका तो नेचर ऑफ बिजनेस है। इनके अलावा एक नॉर्मल कंपनी अगर दूसरी कंपनी को ये सब कुछ अगर प्रोवाइड करती है, तो नेचुरली उसके ऊपर ये क्लॉज आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो उसके बारे में आपको बताना क्या है, इफ सो मतलब पहला सब क्लॉज ए भी है तो वही हेडिंग ही था, बट यहाँ पे वर्ड मेंशन कर दिया टू एनी अदर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, टू एनी अदर एंटिटी, इफ सो इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेंगे जी बताइए, नंबर 1 इज, हाँ जी,
the aggregate amount during the year and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances and guarantees or securities to पहला पॉइंट अलग, पहले पॉइंट में किसकी बात कर रहा है? सब्सिडरीज को, ज्वाइंट वेंचर्स को एंड एसोसिएट्स। पर्टिकुलर सब्सिडरीज को, ज्वाइंट वेंचर्स को, एसोसिएट्स को आपने कितनी अमाउंट साल में दी और उनका बैलेंस आउटस्टैंडिंग लास्ट में कितना है उसके बारे में हमें क्या करिए? डिस्क्लोज करिए। ओके, the aggregate amount during the year and balance outstanding and the balance sheet date with respect to such loans and advances and guarantee or security to parties other than अब देख, पढ़ने में तो, देखने में तो ये लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा पॉइंट होगा, कि पता नहीं सर इतना बड़ा कंटेंट दे रखा है। जब पढ़ने लगोगे तो ऑटोमेटिक खुद समझ में आएगा। पॉइंट सिंपल है जी। मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, मुझे बताइए, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई लोन, कोई एडवांसेस, कोई गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, क्लियर? इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं आया होगा यहाँ, इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पॉइंट में, ए पॉइंट में, वो सबसे हेड में था। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये सब क्लॉज ए की, थर्ड के अंदर सब क्लॉज ए की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात चल रही है? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट अलग से पढ़ा ना, बी पॉइंट आगे, आप मिक्स मत करिए, अलग अलग रखिए। पहला सब क्लॉज ए, लोन्स, एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स और स्टूड गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी, बाकी सारे वर्ड, बाकी सारे वर्ड हैं, इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं है, इन्वेस्टमेंट अलग से। ओके, किसको सर? दो पॉइंट्स, पहला सब्सी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, अगर इनको दिया तो नेक्स्ट ऑन ए पॉइंट के अंदर आप रिपोर्टिंग करेंगे कितनी अमाउंट दी, एग्रीगेट अमाउंट। अच्छा, एग्रीगेट अमाउंट मींस सबको, नॉट अलग अलग, सबको टोटल कितनी अमाउंट दी, एंड बैलेंस इनका आउटस्टैंडिंग एट द लास्ट डेट को, बैलेंस शीट डेट को कितना है वो अपना रिपोर्ट कर। ओके, अगर इनके अलावा किसी अदर एंटिटी को दिया तो उसके बारे में भी रिपोर्ट करिए, बिकॉज ब्रॉडर हेड ऊपर चेक कर, ब्रॉडर हेड ऊपर चेक कर क्या लिखा हुआ था, किसको देना? कंपनीज, फर्म्स, एलएलपीज और एनी अदर। तो सर ये एनी अदर एंटिटीज में ये लोग भी हैं, क्योंकि सबसी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, ये तो कौन होंगी? कंपनीज होंगी। कंपनीज के अलावा अदर एंटिटीज को भी क्या किया गया? कवर किया गया। अब आइए नंबर 2 पॉइंट, क्या सब क्लॉज ए क्लियर है जी? सब क्लॉज ए क्लियर है तो पहले तो आप ऊपर वर्ड लिख लीजिएगा, लोन, या शॉर्ट वर्ड में लोन, गारंटीज, या LGASI, या कोई भी एक वर्ड बना लीजिएगा इसका पर्टिकुलरली, क्लियर? गिवन बाय द कंपनी टू एनी अदर एंटिटी, लोन्स, गारंटीज, एडवांसेस, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट, given by कंपनी टू अदर एंटिटीज। अब अदर एंटिटीज में याद रखना, अदर एंटिटीज में कौन आया? कंपनी, फर्म्स, LLP और एनी अदर पार्टीज, क्लियर? तो गिवन बाय कंपनी टू अदर एंटिटीज, इसी तरीके से इसको याद रखेंगे। क्या था? एंटिटीज, चलो बना, क्लियर? चलिए नंबर बी पॉइंट, यस, वेदर दी, अब इसमें बी पॉइंट याद रखेंगे किससे? इन्वेस्टमेंट से। वेदर इन्वेस्टमेंट मेड, guarantees provided, security given, and terms and condition of the grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantees provided are not prejudicial to the company's interest. Sir, अब इसको याद रखने के लिए आप चाहे इन्वेस्टमेंट याद रख सकते हैं, नहीं तो सिंपल वर्ड में याद रखूंगा, T&C आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। तुमने जिन भी टर्म्स कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट करी, गारंटीज प्रोवाइड करी, सिक्योरिटीज दी, कोई लोन्स एडवांसेस करे, जो भी टर्म्स कंडीशन पे वो दिए गए, क्या वो टर्म्स कंडीशन कहीं प्रेजुडिशियल टू द, प्रेजुडिशियल मींस हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी तो नहीं, क्लियर? तो इसको T&C से आई थिंक सो ज्यादा बढ़िया याद रहेगा, T&C आर नॉट प्रेजुडिशियल, T&C आर नॉट प्रेजुडिशियल। यस, नेक्स्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ जी, loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated, बिल्कुल, and whether the repayments or receipts are, क्या लिखी हुई है? रेगुलर। अगर आपने नेचुरली, और ये पॉइंट सर कोई गारंटी में नहीं, कोई सिक्योरिटी में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ये वर्ड आएगा ही कहां पे? अरे रीपेमेंट की बात आ रही है, स्केड्यूल की बात आ रही है। स्केड्यूल किसका होगा? लोन्स और एडवांसेस का होगा, कि जिन जिन को तुमने लोन्स एंड एडवांसेस आगे दिए हैं
क्या उनको प्रॉपर शेड्यूल जिसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट आपने स्प्लिट करते हुए प्लस उनसे रीपेमेंट क्या आपको रेगुलर रिसीव हो रही है? इसको लिख लीजिए रीपेमेंट शेड्यूल, याद रखने के लिए। थर्ड पॉइंट इज रीपेमेंट शेड्यूल। हाँ जी, हुआ क्लियर? रीपेमेंट शेड्यूल में क्या होगा? मेन तो शेड्यूल अगर आपने सर्व करा है तो उसके अंदर मेन चीज काउंट क्या होती है? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की डिवाइडेशन प्लस उनसे क्या रीपेमेंट शेड्यूल के मुताबिक रेगुलर रीपेमेंट्स आ रही हैं, ये चीज अपना पता करिए। नेक्स्ट इज नंबर डी, if the amount is yes overdue, state the total amount overdue for more than 90 days. more than कितना, बिकॉज जैसे आप बैंकिंग में नहीं करते एनपीए वाला सेम चीज, कि अगर कोई अमाउंट, नेचुरली जब आपने रीपेमेंट का पॉइंट पूछा मेरे माइंड में ये चीज तो स्ट्रक करेगी करेगी। सर कोई अगर ऐसी कंपनी या कोई फर्म कोई एलएलपी जिसको भी तुमने ये लोन दिया 90 दिन से ज्यादा हो चुके, कोई पेमेंट उनसे आ नहीं रही, तुमने उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए? तुमने रिकवरी करने के लिए क्या करा? वर्ड पढ़िए, एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। क्लियर? सो ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, हेडिंग लिखिए यहां पे, ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। कि सर अगर कोई अमाउंट ऐसी ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज थी तो आपने उसके लिए रीजनेबल स्टेप्स के लिए वो भी तो बताओ ना, उसकी रिकवरी को लेकर, कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपका कैसे रिकवर होगा, क्या आपने उसके लिए एक्शंस लिए। नेक्स्ट इज ई पॉइंट, वेदर एनी लोन और एडवांस, हाँ जी, In the nature of loan granted which has fallen due during the year has been renewed or extended, or fresh loans granted to settle the overdues of existing loans given to the same party. बिल्कुल। If so, specify the पहली बात मुझे यहां तक क्वेश्चन समझाओ, पूछा क्या तुमसे? जिनको भी तुमने पहले लोन्स या एडवांसेस दिए हुए थे उनकी अमाउंट ओवरड्यू है, क्या आपने उनके लोन्स और एडवांसेस को रिन्यू किया हो या एक्सटेंड किया हो? क्लियर? या अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग लोन्स के, वो रिन्यूअल में आ गया ना, जिसको आप लोग वर्ड डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट भी कहते हैं, अलग अलग वर्ड चलते हैं जी। आगे, इफ सो स्पेसिफाई, ऐसी कितनी अमाउंट थी ऑफ सच ड्यूज जो रिन्यू किए गए, एक्सटेंड किए गए या सेटल किए गए बाय फ्रेश लोन। अच्छा, तीन वर्ड ले रहे हैं यहाँ पे, रिन्यू करना, एक्सटेंड करना, सेटल करना एग्जिस्टिंग को बाय पासिंग द फ्रेश लोन्स। क्लियर? एंड द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ क्या? टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? जितने भी ऐसे आपने करे होंगे, परसेंटेज मतलब उसकी टोटल के पीछे, टोटल लोन्स के पीछे कितने परसेंट ऐसा रिन्यूअल हुआ, एक्सटेंड हुआ या पर्टिकुलर कोई सेटलमेंट्स हुई, तो इसके बारे में हमें थोड़ा डिस्क्लोज करिए, बट नॉट एप्लीकेबल जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही क्या है? फाइनेंसिंग कर, तो बैंकिंग के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? एंड द लास्ट इज, यस प्लीज, यहां पे आप लिख लीजिए तीनों वर्ड यही, रिन्यूअल, extended or settled. Next is whether the company has granted any loans or advances in the nature of loans either जो repayable on क्या हो? डिमांड, और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स। यूजली तो वैसे टर्म्स होती हैं, कहते मतलब क्या आप लोगों ने कोई ऐसा लोन और एडवांस दिया जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, जिसमें कोई टर्म आप लोगों ने स्पेसिफाई नहीं कर रखी, तो पढ़िए आगे। यस, ग्रांटेड टू, तो सर एग्रीगेट, हाँ जी, इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट परसेंटेज देयर ऑफ टू द टोटल लोन्स ग्रांटेड, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ लोन्स ग्रांटेड टू किसको सर? प्रमोटर्स, रिलेटेड पार्टीज एज डिफाइंड इन क्लॉज 76 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पहली बात, अगर आपने कोई ऐसे लोन पास करे होंगे जो कि रीपेबल ऑन डिमांड होंगे या जिसमें कोई टर्म आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं करी, तो पहली बात कितनी अमाउंट और टोटल लोन्स का ऐसे कितने परसेंटेज, प्लस साथ में एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ वो लोन्स भी बताओ जो आपने प्रमोटर्स को एंड रिलेटेड पार्टीज को दिए, उसके बारे में भी डिस्क्लोजर आप अलग से क्या करिए, हमें प्रोवाइड करिए। तो इसको सिंपल वर्ड्स में याद रखने के लिए, रीपेबल ऑन डिमांड। क्लियर? कौन से लोन्स के बारे में बात कर रहा है जो रीपेबल ऑन क्या होंगे जी? डिमांड, रीपेबल ऑन डिमांड। हाँ, जब चाहो वापस तब ले लो। अब लाइक जैसे आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक में, जितना पैसा आपका पड़ा होता है वो कौन सा? रीपेबल ऑन डिमांड।
आप जब भी चाहिए बैंक में से पैसा ले आइए। सेम कंपनी ने आपको ऐसे एडवांसेस दे रखे हैं कि आप अभी ले लो, जब हमें चाहिए होंगे हम आपसे ले लेंगे। हमने कोई टर्म स्पेसिफाई नहीं करी। एंड आउट ऑफ दैट अगर आपने वही पैसा कोई प्रमोटर्स को या कोई रिलेटेड पार्टीज को भी दिया होगा, उसके बारे में भी अलग से क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर? तो सर क्लॉज नंबर 3 के अंदर, पैरा 3 क्लॉज 3, उसके अंदर सब क्लॉजेज आपने कितने पढ़े? 6, जिनमें से नंबर 1 सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? अबाउट द लोन्स, एडवांसेस, सिक्योरिटीज एंड गारंटीज। इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं था। किसको दिए गए? और बताना है दो चीज, पहला एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने दी, एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बैलेंस शीट। पहला पॉइंट किसको? सब्सी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। दूसरा एनी अदर, इनको छोड़ते हो, अदर देन दिस। क्लियर? नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा जी? टी एंड सी। सर ये जो तुमने इन्वेस्टमेंट करी, लोन्स, एडवांसेस दिए, गारंटी, सिक्योरिटी, जो कुछ भी करा, जिन टर्म्स पे करा, कहीं वो टर्म्स प्रेजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट तो नहीं। नंबर 3, सर अगर कोई अमाउंट लोन्स एंड एडवांसेस के केस में अगर कोई अमाउंट आपकी ओवर ड्यू मोर देन कितनी है? 90 डेज, तो सर आपने उसके पहले तो ये बताओ कौन सी अमाउंट, एंड आपने उसके लिए रीजनेबल स्टेप्स क्या लिए फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। नंबर 5 नेक्स्ट इज रिन्यूअल। क्या चीज? कहाँ पे? अच्छा सॉरी, सी पॉइंट बीच में रह गया। रीपेमेंट शेड्यूल के बारे में क्या था कि सर आपने क्या उनको प्रॉपर शेड्यूल सर्व कर दिया जिसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की बाइफर्केशन होते हुए प्लस क्या उनसे रीपेमेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। क्लियर? नंबर 5 पॉइंट, सर क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने क्या किए हो इन द नेचर ऑफ लोन्स, जिसमें आपने क्या करा हो? रिन्यूअल करा हो, एक्सटेंड करा हो, या सेटल द एग्जिस्टिंग लोन्स बाय पासिंग द फ्रेश लोन्स अगर आपने करे होंगे, तो एग्रीगेट अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ दैट टू द टोटल लोन्स कितने हैं उसके बारे में डिटेल्स क्या करिए? प्रोवाइड करिए। एंड लास्ट क्या था जी? कोई ऐसे लोन्स आपने जो रीपेबल ऑन डिमांड दिए हो जहां पे कोई टर्म स्पेसिफाइड ना हो, तो ऐसे कितने लोन्स हैं और उनकी परसेंटेज, एंड प्लस अगर कोई एग्रीगेट अमाउंट आपने किसको दी है? प्रमोटर्स या रिलेटेड पार्टीज को, तो उसके बारे में भी अमाउंट क्या करिए? डिस्क्लोज करिए। हुआ क्लियर? तो जब इसको बार बार इसको बोलकर देखेंगे तो नेचुरली वर्ड टू वर्ड आपके सर ये मैच कर। और ये कोई वन टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, हर बार पढ़ोगे तो अल्टीमेट आपको हर बार कुछ ना कुछ नया याद रहेगा। एंड सबसे बेटर है कि जो पॉइंट्स आपने पढ़े उसको एक बार लेमैन लैंग्वेज में अपनी ओर से लिख के देख ले कि उसमें क्वेश्चनिंग क्या थी। जरूरी नहीं होता कि चलो इंग्लिश में ही लिख कर देखें, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी कि मैंने ये पॉइंट पढ़ा, उसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन क्या थे। जब वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपकी हमेशा वर्डिंग क्या रहेगी? सही रहेगी। क्लियर? चलिए जी, कहां तक पहुंच गए? 7 तक हो चुके कंप्लीट सारे। अब चलिए 8th नंबर। हाँ जी, वेदर एनी ट्रांजेक्शन not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act 1961, Section 43 of 1961. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year. अब अल्टीमेटली कहते हैं वेदर एनी कोई ट्रांजैक्शन जो कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स थी हैव बीन क्या की गई? सरेंडर्ड की गई, डिस्क्लोज्ड की गई, एज द इनकम की गई। मतलब अनरिकॉर्डेड इनकम को आज डिस्क्लोज किया जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट्स। टैक्स असेसमेंट्स की क्या फायदा, बाद में कल को नोटिस आएगा हमने कोई इनकम पहले डिस्क्लोज नहीं करी थी, तो बेटर उसको क्या कर लीजिए? डिस्क्लोज कर लीजिए। क्लियर? तो हमने उसको क्या करा जी? डिस्क्लोज करा। इफ सो, अगर ऐसा कुछ है तो क्या आपने वही, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, क्या आपने वही प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम को आज ड्यूरिंग द ईयर बुक्स में सही वे से डिस्क्लोज कर दिया है ना? क्योंकि वो तो तुम समझ चुके कि हाँ सर हमने इनकम टैक्स असेसमेंट के अकॉर्डिंग्स टू जो भी अनरिकॉर्डेड इनकम थी आज हमने सरेंडर कर दी, डिस्क्लोज कर दी। तो बताइए उसका ट्रीटमेंट आपने बुक्स में क्या सही किया? बुक्स में उनको प्रॉपरली डील किया गया, दैट इज द मेन पॉइंट। क्लियर? तो इसको याद रखने के लिए क्या वर्ड लिखेंगे जी? अनरिकॉर्डेड इनकम। क्लियर? सो नंबर 8 पॉइंट, अनरिकॉर्डेड इनकम, प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम को जो आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया? सरेंडर किया, डिस्क्लोज किया, उसके बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसके बारे में बुक्स में डील।
9th नंबर पॉइंट पढ़िए जी। हाँ जी। So जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 43 ऑफ 1961 लिखा हुआ है, ये मुझे रीड कैसे करते हैं, क्या मतलब है इस चीज का? 43 का से कोई सेक्शन तो लिखा नहीं हुआ पर्टिकुलरली कि किस चीज की बात कर रहे हैं, कहाँ पे? नहीं, वो तो क्लॉज थे। नहीं, इधर लिखा हुआ है क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 फिर रेगुलेशन एक्ट 1949 10 ऑफ 19। कहाँ पे था? किसी में भी देख लो, ये जैसे सभी में लिखा हुआ है ना, बैंकिंग में 10 ऑफ 20। या तो पर्टिकुलर सेक्शन होगा, एक बार चेकआउट करके देख लेंगे, या तो पर्टिकुलर सेक्शन। क्या चीज? हाँ 43 उसका ही है पर्टिकुलरली, बिल्कुल उसी में होगा ये। चलिए जी, नेक्स्ट इज नंबर 9 पॉइंट, वेदर द कंपनी हैज, हाँ जी, डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और अदर बोरोइंग। अल्टीमेटली ये बताओ अब 9th नंबर पॉइंट कौन सा है? जो कंपनी ने लोन्स और एडवांसेस लिए हुए थे उनमें नेक्स्ट वन कोई डिफॉल्ट एंड ऑल, कुछ क्वेश्चंस लाइन वाइज आएंगे, काफी रिलेट करेंगे ऊपर वाले पॉइंट से, तभी मैंने कल वो छोड़ा था ताकि दोनों इकट्ठे पढ़े जाएं। पढ़िए, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड in repayment of loan or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender, if yes, the period and the amount of default to be reported as per the format below. क्या? Number one, nature of borrowing, including the debt securities. Debt securities means like debentures, deposits and all, सब कुछ debt securities में सारा कुछ आ गया ना. Name of the lender. Yes, lender wise details to be provided in case of default to banks, financial institutions and government, जिनसे भी तुमने पैसा लिया होगा. क्लियर? अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, वेदर वो प्रिंसिपल था या इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज डिले कितने हो चुके एंड उसका रिमार्क. इस फॉर्मेट के अंदर आप क्या करेंगे? अपनी रिपोर्टिंग प्रोवाइड करेंगे. मतलब डिफॉल्ट, सिंपल वर्ड. पहले तो यहां पे ये टॉपिक कौन सा है? लोन्स एडवांसेस टेकन बाय द कंपनी. टेकन बाय द कंपनी के केस में पहला डिफॉल्ट इन रीपेमेंट. फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट. रीपेमेंट का कोई भी आपने डिफॉल्ट किया हो, अगर ऐसा करा है तो उसके बारे में फॉलोइंग डिटेल्स में भी, प्रिंसिपल में भी, इंटरेस्ट अमाउंट भी, तो आपको उसके बारे में क्या करना है? डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है. चलिए, नेक्स्ट इज वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल तो इंस्टीट्यूशन. वर्ड तो आपके सामने पड़ा ही है, विलफुल डिफॉल्टर. क्या? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को किसी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या अदर लेंडर ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया हो, जैसे ब्लैक लिस्टेड वर्ड यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज वेदर द टर्म लोन्स were applied for the purpose for which the loans were obtained. If not, the amount of loans so diverted and the purpose for which it is used. डाइवर्शन ऑफ लोन लिखिए इसको, नंबर सी पॉइंट. डाइवर्शन ऑफ लोन, क्या टर्म लोन को उसी पर्पस के लिए यूज किया गया जिस पर्पस के लिए वो ऑब्टेन किए गए थे. इफ नॉट, तो डाइवर्शन कितनी की गई, कहां वो पैसा यूज किया गया, किसी और जगह पे यूज करना, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्शन ऑफ लोन. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज वेदर फंड्स raised on short term basis have been utilized for long term basis. If yes, the nature and amount to be indicated. बिल्कुल सर, शॉर्ट टर्म बेसिस पे फंड्स इकट्ठे करते हुए लॉन्ग टर्म पर्पस पूरे करना, ये सबसे बुरे हालात होते हैं कंपनी के, कि अल्टीमेट अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को यूज किया जा रहा है लॉन्ग टर्म पर्पस को पूरा करने के लिए. दैट इज फाइनेंशियल बैड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी गई. क्लियर? गोइंग कंसर्न में आप लोग रीड आउट करेंगे ये पॉइंट, कि जहां पे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में क्या लिखा होगा, आप अपने बड़े बड़े खर्चे छोटे छोटी फाइनेंसिंग करके जहां से पैसा मिला, तभी है ना. अगर तुम्हारी रेपुटेशन होती तो आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए डायरेक्टली वन लोन मिलता, और कहां उन पर्पसेस को सर्व करने के लिए जहां से पैसा मिला, छोटी छोटी फैसिलिटी मिली, वो भी लेने को तैयार बैठे हैं. मतलब सर ये इंडिकेशन कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है, ये बुरी इंडिकेशन. क्लियर? कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू, शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू लॉन्ग टर्म पर्पसेस को क्या किया जा रहा है? पूरा किया जा रहा है. क्लियर? नेक्स्ट इज, हाँ जी, whether the company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures. मतलब सर क्या कंपनी ने किसी पर्सन से, एंटिटी से कोई पैसे पकड़े हो, किसके ऑब्लिगेशन मेट करने के लिए? सब्सिडरीज, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर. अगर ऐसा है तो डिटेल्स देयर ऑफ विद द नेचर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सच ट्रांजैक्शंस एंड द अमाउंट इन ईच केस. कि मतलब कितनी मजबूरी में आप लोग होंगे कि सब्सिडरीज के खर्चे भी हम भी मांग मांग के चला रहे हैं, कि आपने किसी अदर एंटिटी से पैसा पकड़ा कि मैंने अपनी सब्सिडरी
एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर के पैसे क्या करने हैं, पूरे करने हैं, उनके ऑब्लिगेशंस क्या करने हैं, मेट करने हैं, उसके लिए मैं उधार पकड़ रहा हूं, मैं पैसा मांग रहा हूं, कि ऐसी सिचुएशन है तो उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करिए। नेक्स्ट इज आगे, हाँ जी, इसको लिख सकते हैं ई पॉइंट को, फंड्स फॉर, फंड्स फॉर सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर्स, कि आपने लोन टेकन किए हो कोई भी सब्सिडरी, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर के ऑब्लिगेशंस को मेट करने के लिए, वो पॉइंट। नेक्स्ट इज, हाँ जी, whether the company has raised loans during the year on the pledge of security held in its subsidiaries, joint ventures or associates, और या फिर एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर या सब्सिडरीज की सिक्योरिटीज को प्लेज करते हुए मैंने कोई लोन लिया हो, क्लियर, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी सिक्योरिटीज को गिरवी रख के मैंने कोई पैसा उधार लिया हो, कोई ऐसी सिचुएशन। तो अगर ऐसे कोई सीन आपको देखने को मिलते हैं तो आप पर्टिकुलर हमें क्या करिए, उसके बारे में रिपोर्ट करिए। क्लियर, तो टोटल आपके पास यहां पे भी कितने पॉइंट्स हैं जी, 6, पर मिक्स मत करिएगा, वो 6 थे जब लोन गिवन बाय द कंपनी था, ये लोन टेकन बाय द कंपनी, दोनों में फर्क है, उधर का 3 पॉइंट, इधर का 9 नंबर क्लॉज। क्लियर, तो 9th नंबर क्लॉज में आपने अभी तक क्या रीड आउट किया, फर्स्ट पॉइंट इज कि सर क्या कोई रीपेमेंट का डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट अगर है तो मुझे एक फॉर्मेट में क्या करिए, रिपोर्ट करिए, जिसमें सबसे पहले तो नेचर ऑफ लोन, नेचर ऑफ लोन जो भी इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटीज ऑल्सो, नेम ऑफ द लेंडर डिटेल वाइज जो आप लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अमाउंट नॉट पेड फ्रॉम द ड्यू डेट, जो भी है, क्यों डिले, कितने दिन का डिले हुआ। क्लियर, अच्छा, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट डिले कितने दिन से है, एंड उसके रिमार्क्स इफ एनी। नंबर टू पॉइंट इज ऑल अबाउट क्या किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया हो। नंबर थर्ड इज क्या टर्म लोन्स को आपने स्टेटेड पर्पस के लिए यूज ना किया हो, उसको डाइवर्ट करा हो कहीं और, तो वो एक डिफरेंट मैटर है। क्लियर, एंड आफ्टर दैट वर्ड आपने क्या पढ़ा, शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू लॉन्ग टर्म पर्पसेस को पूरा किया जा रहा है, या आप कंपनी जो है उधार मांग रहे हैं किसके ऑब्लिगेशन मेट करने के लिए, सब्सिडरी, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर, या पर्टिकुलरली उनकी सिक्योरिटीज को रखते हुए मैंने कोई पैसा उधार लिया हो। तो ये 6 पॉइंट्स आपको यहां पे पर्टिकुलर मिले। चलिए, नंबर 10th पॉइंट पढ़िए जी, वेदर मनी रेज्ड, ये सिंपल पॉइंट आपका, इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे, एक आईपीओ एफपीओ और एक प्राइवेट प्लेसमेंट। ये राजी, पहले वाला तो आपका आईपीओ एफपीओ है, आईपीओ एफपीओ, दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42 और 62। क्लियर, चलिए जी पढ़िए, यस, वेदर मनी रेज्ड बाय way of initial public offer or further public offer, including debt instruments, during the year were applied for the purposes for which those are raised. ये भी वही आ गया, एंड यूज, इन सारे पॉइंट्स को पता क्या बोलते हैं, एंड यूज, कि जिस पर्पस के लिए आपने लिया था क्या उसी पर्पस में करा। जनरली वो थोड़ी पूछेगा, पूछेगा कब, कि जब आपने वो पैसा लिया किसी पर्पस के लिए, यूज कहीं और करा, मैं तो वो जानना चाहता हूं। इफ नॉट, मेन चीज तो ये है, इफ नॉट कि स्टेटेड पर्पस के लिए पैसा आपने नहीं लगाया, द डिटेल्स टुगेदर विद, क्या लिखा हुआ है, डिलेज और डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी एज मे बी एप्लीकेबल बी रिपोर्टेड, उन सारे मैटर्स को आप क्या करिए, रिपोर्ट करिए। आगे चलिए, वेदर द कंपनी हैज मेड एनी कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या कोई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो कि फुली, पार्शियली और ऑप्शनली कन्वर्टिबल हैं ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो, हाँ आप लोगों ने प्राइवेट प्लेसमेंट करी, आप लोगों ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी, इफ सो वेदर क्या पर्टिकुलर सेक्शंस की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा करा। कौन सी रिक्वायरमेंट्स सर, प्राइवेट प्लेसमेंट पे सेक्शन 42, सेक्शन 62 वो आपका कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के केस में होगा पर्टिकुलरली। क्लियर, हैव बीन, क्या लिखा हुआ है जी, complied with, and the funds raised have been used for the purpose for which the funds were raised, if not the details in respect of amount involved and the nature of non-compliance। लैंग्वेज दोनों में सेम है, बस पॉइंट इसके अंदर 2 आगे, पहले वाला है आईपीओ एफपीओ, ये पर्टिकुलर कौन सा है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट वाले में एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया, कि पहले तो सेक्शन का कंप्लायंस, बाद में तो एंड यूजिंग, किस क्या स्टेटेड पर्पस के लिए पैसे को यूज किया गया या नहीं किया गया, उसके बारे में क्या करिए, रिप्लाई। क्लियर, लो जी 2-4 मिनट लीजिए, प्रॉपरली 10 के 10 पॉइंट एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि नेक्स्ट आगे कुछ छोटे छोटे भी हैं, थोड़ा स्पीडली भी कवर करेंगे,
बट कोई मिक्सअप नहीं करना चाहते। हाँ जी, वो भी लोन, बट वो पर्टिकुलर किसको होता है, टू डायरेक्टर्स। पहला तो उसमें सेक्शन पर्टिकुलर 185 जो है लोन गिवन टू डायरेक्टर्स है, एंड 186 जो है वो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को। बट आपने ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़े ना, वहां पे मोस्टली कौन था कि जैसे सब्सी को देना, एसोसिएट को देना, ज्वाइंट वेंचर को देना, वो पर्टिकुलर 3 वाले में। थर्ड भी लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर है, फोर्थ भी लोन्स एडवांसेस गारंटी सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट पे है, बट वो पर्टिकुलर सेक्शन 185 और 186 वाली ये चीज। हाँ, डायरेक्टर्स और इंटर कॉर्पोरेट वो सिर्फ उन 2 सेक्शंस में आते हैं ये चीज। यस करिए जी फास्ट, ईच एंड एवरी वर्ड दोबारा देखिए अच्छे से। डू इट फास्ट, देन 11th पॉइंट से आगे स्टार्ट करते हैं जी। करिए फास्ट। जैसे सेक्शन 3 का क्लॉज भी है, सेक्शन 3 क्लॉज, वो टर्म्स एंड कंडीशन वाला। हाँ, वो टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ लोन्स के बारे में नहीं है, सारे के बारे में। बट वहां पे बी पॉइंट ये वाला कह रहे हो, whether the investment made, guarantees provided, securities given, and the terms and condition on of the grant of all loans and advances in nature of loans and guarantees भी तो आ गया ना बीच में आगे, कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने उनके रिगार्डिंग रखी हैं कहीं वो प्रेजुडिशियल टू द नेचर ऑफ कंपनीज इंटरेस्ट तो नहीं। करिए जी फास्ट करिए जल्दी, एक स्क्रीनिंग करो, पॉइंट्स को देखिए जल्दी, एंड आफ्टर दैट 11th पॉइंट स्टार्ट करेंगे। फोर्टी टू तो प्राइवेट प्लेसमेंट, 62 आई थिंक सो वो डिबेंचर्स वाले पे ना हो। एक आया था उसमें टॉपिक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पे था, कौन सा, हाँ, और ट्रिब्यूनल तक भी जाने वाला कोई पॉइंट था उसमें पर्टिकुलरली, डिफॉल्ट रीपेबल वाले पे डिफॉल्ट होना, वो चीज। हाँ जी करें आगे, चलिए जी। हाँ जी। हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं मतलब यूज करा पैसा तो कितना डिले हो गया। और नेक्स्ट इज डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, मतलब आपने पहले पैसा कहीं और यूज कर लिया था, बाद में सही कर दिया। अगर ऐसा कोई सिनारियो है तो उसके बारे में डिटेल्स हमें क्या करिए, प्रोवाइड करिए। क्लियर। चलिए 11 नंबर, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी or any fraud on the company has been noticed or reported during the year, बिल्कुल। yes,
the nature and the amount involved is बिल्कुल, indicated. ये तो सर आपने वैसे भी कैरो की रिपोर्टिंग पढ़ी है, अल्टीमेट फ्रॉड के अंदर चैप्टर 5 के अंदर ही आ चुका। क्लियर। वेदर एनी रिपोर्ट, मतलब इसमें 2 पॉइंट है, 2 भी क्या 3 है अल्टीमेटली। क्लियर। पहला तो वही की क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई नोटिस या रिपोर्टेड हुआ हो। दूसरा, वेदर एनी रिपोर्ट सबसेक्शन 12 ऑफ 143 के मुताबिक हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म नंबर ADT4। सिंपल वर्ड, क्या कोई ADT4 फाइल हुआ एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के मुताबिक, जिसमें फ्रॉड रिपोर्टिंग टू CG होती है, क्या कोई ऐसी रिपोर्टिंग हुई हो। एंड वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड, वर्ड क्या लिखा हुआ है, विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को आप लोगों ने क्या कंसीडर करा, इफ एनी, जो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी हुई होंगी। क्लियर। जो इंटरनली शिकायतें कहीं कहीं से मिली होंगी, क्या आपने उन विसल ब्लोअर्स की अल्टीमेटली कंप्लेंट्स को कंसीडर करा वाइल ऑडिट करते टाइम, तो उसके बारे में यस और नो। मतलब 11 नंबर पॉइंट किसके रिगार्डिंग, फ्रॉड। फ्रॉड में पहला पॉइंट क्या था जी, जो बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी जो नोटिस और रिपोर्टेड हुआ हो ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 2, ADT4 कोई फाइल हुआ हो, एंड विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को आप लोगों ने कंसिडर करा या नहीं करा। नेक्स्ट इज 12 नंबर पॉइंट, निधि कंपनी। 12 नंबर इज निधि कंपनी। यस, whether the निधि कंपनी has complied with net on funds to deposits की रेशो इनकी 1:20 में मैंडेशन होती है, फॉर अपना रूल होता है। क्या इन्होंने उस नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट रेशो जो कि 1:20 में टू मीट आउट द लायबिलिटी, क्लियर, क्या इन्होंने क्राइटेरिया को फुलफिल करा या नहीं करा। नंबर 2, whether the निधि कंपनी is maintaining 10% unencumbered term deposits as specified in the निधि rules 2014 टू मीट आउट दी लाइबिलिटीज, ये भी इनका क्राइटेरिया है। क्लियर, कंप्लायंस है। नेक्स्ट इज वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट और रीपेमेंट देयर ऑफ फॉर एनी पीरियड एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। मतलब निधि कंपनी में दो तो क्राइटेरिया, पहला नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट की रेशो 1:20 टू मीट आउट दी लाइबिलिटी। नंबर 2, 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स में जो कि स्पेसिफाइड है निधि रूल्स 2014 में टू मीट आउट दी लाइबिलिटी। एंड आपका कोई भी अगर डिफॉल्ट होगा, मे बी रीपेमेंट का, प्रिंसिपल का या इंटरेस्ट का, उसके बारे में डिटेल्स आप क्या करेंगे, प्रोवाइड करें। चलिए नंबर 13, यस प्लीज। Whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 Yes. of Companies Act, where applicable, and the details have been disclosed in the FS as required by the applicable accounting standard। अब accounting standard तो applicable कौन सा है, AS 18, और कंपनीज एक्ट के सेक्शन इसके ऊपर कौन से लगते हैं, 177 ऑडिट कमेटी और दूसरा 188 रिलेटेड पार्टी। तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी होगी, बिकॉज सेक्शन में लिखा गया है कि अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करी होंगी तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना फ्रॉम द BOD या ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेना आपके लिए क्या है, जरूरी है। तभी सेक्शन 177 एंड 188 तो है ही क्या, रिलेटेड पार्टी। तो उसके मुताबिक सर आप अपना कंप्लायंस चेकआउट करिए। प्लस प्लस अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पे एप्लीकेबल है, अगर क्या सर AS 18 आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो क्या AS 18 के मुताबिक आपने बुक्स में ट्रीटमेंट करा या नहीं करा। तो नंबर 13 इज रिलेटेड पार्टी। नंबर 13 क्लॉज इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। हाँ जी, नेक्स्ट इज whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business, whether the reports of the internal auditor for the period under audit were considered by the किसके द्वारा, इसको सिंपल वर्ड लिख लो, इंटरनल ऑडिट। नंबर 14 इज इंटरनल ऑडिट। व्हाट इट मींस, पहले तो आप ये चेक करो कि क्या वहां पे इंटरनल ऑडिट सिस्टम के कंपनी का कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम है साइज एंड नेचर के मुताबिक जो होना चाहिए था, जैसे एप्लीकेबल उन पे है, तो कैसा इंटरनल ऑडिट वहां पे सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को स्टैट ऑडिटर ने कंसीडर किया, दैट इज द मेन। और मैंने सिर्फ यही बताना है कि हाँ मैंने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को क्या किया, कंसीडर किया व्हाइल मेकिंग माय ऑन रिपोर्ट। नेक्स्ट इज नंबर 15, हाँ जी, वेदर द कंपनी has entered into any non-cash transactions with the directors or persons connected with him, and if so, whether the तो सेक्शन 190 नॉन कैश ट्रांजेक्शन, अगर आपने डायरेक्टर्स या उसके साथ मिले हुए लोगों के साथ, डायरेक्टर्स के जो कनेक्टेड होंगे उनके साथ अगर आपने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करी हैं, अलाउड हैं, बट उसके लिए आपको सेक्शन 192 का कंप्लायंस करना होगा। तो क्या 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस आप लोगों ने करा।
that is about non-cash transaction with the directors or the persons connected with him. Clear? क्या चीज? कुछ भी, किसी भी तरह की, जैसे इन काइंड आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, उनके लिए पर्टिकुलर सर्विस कर दी, क्लियर, इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कर दिए, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कैश ट्रांजेक्शंस. क्लियर? तो यहाँ पे टोटल अपने कितने पॉइंट्स कवर हुए जी? 15. सिर्फ कर ले हेडिंग वाइज अगर बात करें, सबसे पहला क्लॉज 1 पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. नंबर 2 इन्वेंटरीज. नंबर 3 लोन्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज, advances and investments given by the company to any other entities. Number 4, compliance of section 185 and 186. Number 5, deposits. Number 6, cost records as per 148. Number 7, statutory dues. Number 8, unrecorded, previously unrecorded income, जो tax assessment years के अंदर आप लोगों ने क्या करी, डिस्क्लोज करी, सरेंडर करी, उसका ट्रीटमेंट इन द बुक्स आप लोगों ने प्रॉपर किया या नहीं किया. नेक्स्ट नंबर 9, लोन्स एंड एडवांसेस टेकन बाय द कंपनी, उसमें भी आगे 6 पॉइंट्स हुए होंगे. नंबर 10 इज आईपीओ, एफपीओ. 4262, 4262 कौन सा था? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज या इवन कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर्स करेगा. क्लियर? आफ्टर दैट 11 नंबर फ्रॉड. क्लियर? फ्रॉड में 3 पॉइंट. 3 पॉइंट में नंबर 1 sir noticed or reported. Number 2 ADT 4 and number 3 whistleblower complaints. Clear? 12 नंबर निधि कंपनी. निधि कंपनी के 3 पॉइंट्स. पहला क्राइटेरिया नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 and 10% unencumbered term deposits में to meet out the liability, and कोई डिफॉल्ट अगर आपने करा होगा रीपेमेंट का, इंटरेस्ट का, तो उसकी डिटेल्स. नंबर 13 रिलेटेड पार्टी. रिलेटेड पार्टी के अंदर आपका पॉइंट क्या आया? 177 एंड 188 एंड प्लस AS 18 के मुताबिक आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अगर आपके होंगे अल्टीमेट. क्लियर? नेक्स्ट नंबर 14 इंटरनल ऑडिट. क्या आपकी एंटिटी में, उस कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट सिस्टम है commensurate with the size और nature of the business? एंड अगर है तो क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को स्टैट ऑडिटर ने कंसीडर किया? And number 15 is non-cash transaction with the directors or person connected with him. अगर करी हैं तो 192 का compliance. ये चीज. चलिए नेक्स्ट नंबर 16. हाँ जी. Whether the company is required to be registered under section 45 1A of the Reserve Bank of India Act 1934, and if so, whether the registration has been obtained. मतलब क्या कंपनी, नेचुरली ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? अगर वो कोई बैंकिंग कंपनी की तरह होगी. क्लियर? तो अल्टीमेट क्या, या नॉट कल्ली बैंकिंग कंपनी, कोई एनबीएफसी भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी तो हो सकता है ना नॉर्मली, क्योंकि बैंकिंग पे तो ये अप्लाई ही नहीं होता. बैंकिंग कंपनी पे तो कैरो अप्लाई ही नहीं होता, फिर रिपोर्टिंग कहां से जाएगी? तो ये कौन सी होगी? एनबीएफसी लाइक. और एनबीएफसी को भी आरबीआई के अंडर क्या होना पड़ता है? रजिस्टर्ड होना पड़ता है. क्लियर? तो मैंने वही तो पूछा, क्या तुम्हारे ऊपर कोई 45IA वाली रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है आरबीआई की? अगर है तो क्या रजिस्ट्रेशन आपने ऑब्टेन करी? आफ्टर दैट whether the company has conducted any, ये देखो वर्ड क्या लिखा गया, क्या? एनबीएफसी HFC activities without a valid certificate of registration from the RBI as per the RBI Act 1934. आप कर कैसे सकते हैं? आप एनबीएफसी HFC बना ही नहीं सकते जब तक आप रजिस्टर्ड ना हो. आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. क्लियर? whether the company is a, क्या कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है as defined in the regulation made by the RBI? If so, whether it continues to fulfill the criteria of CIC, core investment company, जो next आगे further invest करती रहती है. क्लियर? तो क्या RBI के मुताबिक आप CIC का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं? And in case the company is an exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria. और अगर तुम कहते हो कि CIC के क्राइटेरिया में हम exempted हैं, तो उस एग्जम्पशन का क्राइटेरिया आप क्या फुलफिल करते हैं? तो उसके बारे में क्या करना? चेकआउट कर. क्लियर? हमारे लिए हमारे सिलेबस में कोई टर्म यूज नहीं की गई CIC, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो डिटेल में जाने का फायदा नहीं है. बेटर इट्स टू लर्न कि क्या आपकी कंपनी कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय द RBI, क्या आप उसके मुताबिक हैं? तो क्या आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं? और अगर एग्जम्प्टेड है, अगर अनरजिस्टर्ड है, तो उसका क्राइटेरिया सिंपल सी बात. क्वालिफाई करना CIC, सिंपल सी बात. क्या आप CIC क्वालिफाई करते हैं? जो भी है उसके बारे में क्राइटेरिया चेकआउट करें. नेक्स्ट इज
whether the group has more than one CIC as part of the group. If yes, indicate the number of CICs which are the part of the group. अगर आप किसी ग्रुप CIC में हैं, ऐसी कंपनीज में हैं जिनका काम है नेक्स्ट आगे इन्वेस्टमेंट्स करते रहना बहुत हाई स्केल पे, तो उन टोटल ग्रुप्स में जो जो CICs हैं उनका नाम भी आप क्या करेंगे यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर? तो इसको पर्टिकुलर वर्ड हम लोग 2-3 वर्ड से याद रख सकते हो। वैसे तो मोस्टली इसमें NBFC वर्ड ज्यादा चलेगा। क्लियर? क्योंकि लास्ट वाले 2 पॉइंट तो किसके ऊपर हैं? CIC, NBFC एंड CIC। शॉर्ट वर्ड याद रखने के लिए NBFC, वैसे HFC भी याद रख ले बीच में, एंड CIC मींस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज नंबर 17। हाँ जी पढ़िए। Whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year. If so, state the amount of, क्या लिखा हुआ है? कैश लॉसेस। मतलब सर हेडिंग तेरे सामने ही पड़ा है क्या? कैश लॉसेस। नंबर 17 कैश लॉसेस। यस। 18 whether there has been any resignation of the stat auditor during the year. If so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing. इसको वर्ड क्या याद रखोगे? रेजिग्नेशन बाय प्रीवियस ऑडिटर। कि अगर प्रीवियस ऑडिटर रिजाइन करके गया तो उसके इश्यूज को, उसके ऑब्जेक्शंस को, उसके कंसर्न्स को आने वाले ऑडिटर ने, आपने क्या करा? कंसीडर कर। क्लियर? तो रिजाइन बाय या रेजिग्नेशन बाय स्टैट ऑडिटर। प्रीवियस भी लिख सकते हो, प्रीवियस स्टैट ऑडिटर, पिछले, हाँ इसी साल, जिसके कारण मुझे आगे दोबारा रखा गया, तो उसके इश्यूज को, ऑब्जेक्शंस को, कंसर्न्स को क्या आपने कंसीडर करा कि वो क्यों छोड़ कर गया? आगे यस। नेक्स्ट इज नंबर 19 ऑन द बेसिस ऑफ the financial ratios, aging and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statement, the auditor's knowledge of the board of directors and management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, and that company is able, that is company is capable of meeting its liability existing at the date of the balance sheet. मतलब सर फाइनेंशियल रेशियोज को ध्यान में रखते हुए, ये सारी एजिंग, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स एंड ऑल सब कुछ ध्यान में रखते हुए, बस तू मुझे बता, जिस दिन तू ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है, क्या तेरे लिए कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि ये अपनी लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाएंगे? मुझे क्लियरली ये चीज बता। लाइन दोबारा पढ़ लीजिए, यहां से ऊपर तो सर सिंपल मैनेजमेंट के प्लान्स, मैनेजमेंट की ये फलाना बातें सुनते हुए, फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हुए, एक्सपेक्टेड एजिंग एंड ऑल, पेमेंट शेड्यूल एंड ऑल, सारा कुछ छोड़, मुझे ये बता, वेदर द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन, ये सारा कुछ सुनने के बाद क्या तेरी ओपिनियन में कोई मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती? अगर करती है तो बता दे कि जी कंपनी अपनी लायबिलिटीज को मैट नहीं कर पाएगी, इतनी एसेट्स इनके पास नहीं है और लायबिलिटीज इनकी ज्यादा है। पढ़िए दोबारा। दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी यस exists as on the date of the audit report, that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. मतलब सर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, वही तो पूछ रहे हो आप मेरे से कि सर आने वाले 1 साल तक जब आप अपनी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है, कि हमें क्लियरली बताइए सर जी आने वाले 1 साल में कहीं ये डिफॉल्ट तो नहीं डिक्लेयर कर देंगे? तो आप हमें अपनी फाइनेंशियल रेशियोज एंड ऑल, एक्सपेक्टेड एजिंग, रीपेमेंट शेड्यूल, मैनेजमेंट के प्लान्स, फलाना फलाना सब कुछ कंसीडर करते हुए मुझे तो ये बता, जिस दिन तूने ऑडिट रिपोर्ट साइन करी कि उस दिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी जो ये कह पाए कि आने वाले 1 साल में ये क्या होंगे? इंसॉल्वेंट। मुझे लिख के दे दे। बहुत बड़ा पॉइंट अपने आप में कि ऑडिटर से एडिशनल रिपोर्टिंग मांगी जा रही है कि अगले 1 साल तक ये वैलिड रहेंगे, अगले 1 साल तक ये सॉल्वेंट रहेंगे, कि मैंने इनकी फाइनेंशियल रेशियोज को, इसी पॉइंट के कारण आज की डेट में नया फॉर्मेट किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जाके चेक कर लेना, तुझे एजिंग शेड्यूल, फाइनेंशियल रेशियोज, स्टेटमेंट का पार्ट मिलेंगे। लास्ट अमेंडमेंट आई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि जितनी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, फलाना फलाना रेशियोज आप लोग क्या करेंगे? निकाल के देंगे हर साल।
अब वो रेशियोज को मोटिव बनाने का कारण क्या था? वो रेशियोज को उन्होंने बैलेंस शीट में डिस्क्लोज क्यों करवाया? इधर से पॉइंट लगाया ये कि कैरो के अंदर हमने ऑडिटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि जाके इनकी फाइनेंशियल रेशियोज देख, और फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हुए, मैनेजमेंट के एक्शन प्लान्स को देखते हुए हमें ये ओपिनियन दें। किस बात की ओपिनियन? कि जिस दिन मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा था, मुझे आने वाले 1 साल तक इनकी किसी तरह की इंसॉल्वेंसी नहीं दिख रही थी। कोई मटेरियल, अच्छा माड़ी मोटी अनसर्टनिटी हो सकती है, बट कोई मटेरियल अनसर्टनिटी उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज काइंड ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। आगे चलिए, यस प्लीज। हाँ जी, वेदर नंबर 20, वेदर in respect of other than ongoing projects, CSR। CSR, अब CSR का सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है और पढ़ भी लेंगे, ऑडिट के अंदर भी दोबारा आपके पास गिवन है। एक वर्ड आपने यूज किया था, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? जो एक्सपेंडिचर आपका मोर देन 1 ईयर चलेगा, बट मैक्सिमम 3 साल। क्लियर? तो वो जो पैसा आपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के नाम से रखा है, क्या है उसके बारे में डिस्क्लोजर करिए। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ, अच्छा 2 पॉइंट्स में बटा हुआ है। पहला, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन, क्योंकि तुमने कहा था जी अगर अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पैसा बचा, जमा करवाओ। किसमें? वो फंड में आपको पर्टिकुलर दिया गया था। हाँ, बट अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो अपने ही किसी बैंक अकाउंट में, बट सेपरेट बैंक अकाउंट में रख सकते हो। पढ़िए, अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड द अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड, जो कि स्पेसिफाइड इन किसमें होगा? शेड्यूल 7 टू द कंपनीज एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months of the expiry of the financial year in compliance with the second proviso, जो भी 135 की आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अनस्पेंट CSR अमाउंट, नंबर 1, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, फंड में जमा कराओ। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो अपने स्पेशल अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में आप अपना क्या करवा सकते हैं? डिपॉजिट करवा सकते हैं, ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट, दैट इज CSR एक्सपेंडिचर या अनस्पेंट CSR अमाउंट, कुछ भी नाम याद रख सकते हैं इसमें आप, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अनस्पेंट CSR अमाउंट, वो अनस्पेंट से याद रहेगा ना कि दो तरह के पॉइंट थे, पहला अदर देन ऑनगोइंग और दूसरा क्या था? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिगार्ड। क्लियर? चलिए जी, 21 नंबर पॉइंट। हाँ जी, वेदर देयर हैव बीन any qualifications or adverse remarks by the respective auditors in the company's auditors report order thereof, reports of the companies included in the consolidated कि financial। अगर आपने CFS का ऑडिट करा होगा तो CFS की जो ऑडिट रिपोर्ट बनी है, CFS की ऑडिट रिपोर्ट में, स्टैट ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने क्या दिया? क्वालिफिकेशन दी या कोई एडवर्स रिमार्क दिया? इफ यस, इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ द कंपनीज। कौन कौन सी? CFS नेचुरली कंपनीज की बनेगी ना, कंसोलिडेटेड। कौन कौन सी कंपनीज उस CFS के अंदर हैं? एंड द पैराग्राफ नंबर ऑफ द कैरो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क, जिन जिन के रिगार्डिंग एडवर्स रिमार्क गया, कौन कौन से पैराग्राफ में, कौन कौन से क्लॉज में, वो पर्टिकुलर वहां पे क्या करिए? मेंशन करिए। क्लियर? तभी उसने कहा था CFS के केस में सिर्फ 21 नंबर पॉइंट लगेगा, बाकी नहीं लगेंगे। 21 नंबर है ही किसके ऊपर है? CFS के ऊपर है। क्लियर? एंड वट एवर यू डू, अगर आपका रिप्लाई नेगेटिव होगा, अनफेवरेबल होगा, तो उसके रीजंस आपको यहां पे क्या करने होंगे? डिस्क्लोज करने होंगे। पढ़िए, रीजंस टू बी स्टेटेड, यस प्लीज। for unfavorable or qualified answers, हाँ जी, wherein the auditor's report the answer to any of the questions referred to in paragraph 3 हाँ, as above is unfavorable or qualified, the auditor's report shall also state the basis for such unfavorable or qualified answer yes, as the case may be. and where the auditor is unable to express any opinion on any specified matter, his report shall indicate such fact together with the क्या reasons as to why it is not possible for him to give his opinion on the same। तो आपको वट एवर भी मैटर, मतलब ऊपर दिए गए पॉइंट्स में अगर तो आपका रिप्लाई अफर्मेटिव होगा फिर तो डन, अगर वहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो उसका हर चीज का रिप्लाई रीजन आपको किस में देना होगा? पैराग्राफ 3। आपके 4 पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ 1 कैरो का एप्लीकेबिलिटी, पैराग्राफ 2 रिपोर्टिंग करना, पैराग्राफ 3 मैटर्स बताएगा, पैराग्राफ 4 जो आपने रीजंस बताने हैं फॉर द अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर्स। तो ये आपकी टोटल कैरो की रिपोर्टिंग है सर, जो 21 क्लॉज के साथ क्या होती है? कंप्लीट होती है। क्लियर? 15 तक तो हम ऑलरेडी हो चुके थे एक बार। 16th नंबर आपने जो रीड आउट किया, 16th किसके ऊपर था जी? आपका
NBFC, HFC और CIC, Core Investment Company. Number 17, cash losses. Number 17, cash losses. Number 18, resignation by the previous stat auditor. Number 19, about the declaration of solvency. Number 20, unspent CSR amount. And 21, CFS में कोई adverse या कोई qualification. क्लियर? टोटल 21 पॉइंट. हाँ जी, अब बाकी सारे पॉइंट्स तो नहीं देने ना, सिर्फ 21 नंबर बताना आपने कल. हाँ जी, हुआ क्लियर? तो दीज आर टोटल 21 पॉइंट्स जो आपने कैरो में क्या करने हैं, रिपोर्ट करने हैं. साइलेंटली 5 मिनट लीजिए, अपना अपना रिवाइज करिए. 21 के 21 पॉइंट दोबारा लाइन वाइज आपसे सुनो, जल्दी करिए फटाफट. हेडिंग हेडिंग, क्योंकि वो तो मैं कल लिखवाऊंगा ना. कल पढ़ के आना जी इसको. कल आप लोगों ने इसको राइटिंग में लिख के दिखाना है, कैरो रिपोर्टिंग पूरी. क्लियर? तो प्रॉपरली आज इसको पहले रिवाइज करिए जल्दी फटाफट. कल की चिंता छोड़ो, आज की सोचो पहले. जल्दी रिवाइज करिए जी. केस स्टडीज, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी मिलेंगे इसमें. जैसे रिपोर्टिंग ही तो है सारी, कोई सिचुएशन आपको गिवन होगी, वहां पे आपको याद करना होगा. एंड क्लॉज फिक्स है भाई, कोई क्लॉज आप आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते. ये पैराग्राफ मैटर्स आपके फिक्स है. जो क्लॉज जिस नंबर पे है वही क्लॉज में ही रिपोर्टिंग जाएगी. 11 नंबर फ्रॉड है, 17 नंबर कैश लॉस है, 18 नंबर रेजिग्नेशन बाय द प्रीवियस ऑडिटर है. एज इट इज ही, वर्ड टू वर्ड आपका याद होना चाहिए. कहीं तुम कह दो जी पहले ये याद आ गया बाद में वो आ गया, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं होगा. क्लियर? चेक कर लीजिए फटाफट. क्या? हाँ, कोई नहीं, करिए फटाफट, जल्दी रिवाइज करिए. करिए जी फटाफट. केस स्टडी होगी, वहां पे आपने हाईलाइट करना होगा कौन सा क्लॉज. नहीं इतना डिटेल नहीं, बट ऐसा कि उल्टा सेक्शन से रिपोर्ट याद रहेगी अंदर के कंटेंट से. कि जैसे नंबर 4 वाले में 185 और 186 था, ठीक है ना. नंबर 13 वाली में रिलेटेड पार्टी 177 188. हाँ बट गलत नहीं लिखना, उससे बेटर है. जैसे मान लो क्लॉज भी अगर आप मेंशन नहीं कर पा रहे तो एज पर कैरो 2020 नंबर कट देंगे, और तो कुछ नहीं होगा. इससे ज्यादा तो क्या होगा. 177 188 एंड AS 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस. करिए जी फास्ट जल्दी. आएंगे, हर अटेम्प्ट में आते हैं. कई बार होता है, सही बात है, क्लॉज भी पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर ये क्लॉज एक्सप्लेन करें. करिए फास्ट जल्दी. compliance of section 185 and 186. करिए करिए, याद करिए जल्दी. एंड नेक्स्ट ऑन कुछ डेज ट्यूसडे ऑल्टरनेट जो है वो ऑडिट का फर्स्ट सेशन हुआ करेगा. ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. क्लियर? रेस्ट MWF आपका अकाउंट्स ही पहले चलेगा. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. मैसेज वैसे आपको प्रॉपर मिल जाता है. क्लियर? स्टिल फिर भी आपको बता दूं कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मॉर्निंग स्लॉट फर्स्ट आपका ऑडिट का ही हुआ करेगा. यस प्लीज. सो लास्ट आपने पहली बात तो कैरो को टोटल 4 पैराग्राफ्स में डिस्कस किया. एंड 4 पैराग्राफ में से पैरा 1 दैट इज ऑन एप्लीकेबिलिटी, पैरा 2 जिसमें रिपोर्टिंग करने को बताया गया कि कैरो अपने आप में क्या है, एक एडिशनल रिपोर्टिंग है. क्लियर?
पैरा 3 जो मैटर्स प्रिस्क्राइब करेगा, एंड पैरा 4 दैट इज रीजन जो क्वालिफाइड होना या जो भी अनफेवरेबल रिपोर्टिंग आप लोग वहां पे करें। क्लियर। मेन इज पैरा 3 जिसमें मैटर प्रिस्क्राइब किए गए, टोटल कितने प्रिस्क्राइब किए गए, 21 क्लॉज। क्लियर। 21 में से सिर्फ हेडिंग वाइज, नंबर 1 इज पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नंबर 2 इन्वेंटरीज, नंबर 3 loans and borrowings, advances, securities, investments made by company to any other. Clear. Number 4 compliance of section 185 and 186. Number 5 deposits. Number 6 148 cost records. Number 7 statutory dues. Number 8 अनरिकॉर्डेड इनकम, जो प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम आपने सरेंडर करी या डिस्क्लोज करी। क्लियर। नंबर 9 लोन्स एंड एडवांसेस टेकन बाय द कंपनी, इसके बारे में 6 पॉइंट्स डिटेल में कल जाएंगे। क्लियर। आज सिर्फ हेडिंग्स। नंबर 10 दैट इज आईपीओ एफपीओ 42 62 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, 62 पर्टिकुलर चेक कर लेना, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के रिगार्डिंग होगा मे बी शायद। क्लियर। नेक्स्ट इज 11 नंबर 11 नंबर फ्रॉड, 12 नंबर निधि कंपनी, 13 नंबर आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 14 नंबर इंटरनल ऑडिट, 15 नंबर नॉन कैश ट्रांजैक्शन सेक्शन 192 जो कि डायरेक्टर्स और किसके साथ, पर्संस कनेक्टेड विद हिम किए गए। क्लियर। 16 नंबर एनबीएफसी एचएफसी सीआईसी। क्लियर। 17 नंबर कैश लॉस, 18 नंबर रेजिग्नेशन बाय द प्रीवियस ऑडिटर। क्लियर। 19 नंबर सॉल्वेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, 20 नंबर अनस्पेंट सीएसआर एंड 21 नंबर सीएफएस। क्लियर। कल अच्छे से पढ़कर आइएगा, बार बार कह रहा हूं, आपसे ही यहीं बैठकर नेक्स्ट आगे टॉपिक शुरू नहीं करवाऊंगा, यही आपसे पहले लिखवा के दे। क्लियर। तो इसको पढ़कर आइएगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, अच्छे वे से जितना इलेबोरेट कर पाए। मैं पर्टिकुलर कुछ नहीं पूछूंगा, शीट आपको दे दी जाएगी, आप अपनी ओर से लिखिए, मैक्सिमम कितना लिख सकते। क्लियर। कि जितना इसको टू द परफेक्ट बना सकते हो उतना इसको परफेक्ट बनाइए, कि चैप्टर 11 का मेरा कॉन्फिडेंस बना रहा। नेक्स्ट ऑन 15 अच्छा है, बढ़िया वही करेंगे। 16 एक लेक्चर का है, 17 तो खुली बात है, जितना मर्जी कर लो सर उतना कम है। एंड एट द लास्ट ही वो मैं हमेशा करवाता हूं, उसका कारण क्या है कि सर एक दो लेक्चर्स तो मे बी शायद आप लोग अपने लेवल पे अटेंड करते हुए, क्योंकि उसमें है तो सेम ही है, वो चलेगा तो एमपी कवर के रिगार्डिंग ही चलेगा, उसकी मैं थीम आपको बताऊंगा। बट पहले करेंगे 15 16 छोटा सा जो है, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैंने आपको कहा था चैप्टर 10 का, या मे बी आपकी इस बुक के अकॉर्डिंग 9 का, कंपनी ऑडिट का 148 का एक एक्स्ट्रा पार्ट आपके पास है, तो वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे मिल जाए। इज दैट क्लियर? चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।